हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि एक न्यूज़ के रिलेटेड जितने भी एक ना कमेंट आया था मेरे पास कल, ठीक है, तो वीडियो पे ही देख रही थी मैं, तो उनको यहाँ पर डाउट ये था कि मैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराती हूँ क्या वो न्यूज़ आर्टिकल में से ही होता है या कुछ अलग भी होता है उसमें। तो पहली चीज़, ये न्यूज़ आर्टिकल में से भी हो सकता है एंड उससे रिलेटेड टॉपिक से भी हो सकता है, ठीक है, जो कि रेलेवेंट टू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स होता है जनरली। दूसरी चीज यहाँ पर यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको एक आइडिया हो जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा, जस्ट बिकॉज कि आप उस चीज को पढ़ पाओ अच्छे से, या आपको नहीं पता है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लो कि आपकी नजर में एक बार आ जाए ये चीज, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी सेज मोदी एमिड एफटीए नेगोशिएशन, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद द यूएसए, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पर ना दो न्यूज कवर की जा रही है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं बता दूं कि फर्स्ट एमएस स्वामीनाथन एनुअल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस दिया गया है टू ए नाइजीरियन साइंटिस्ट एडेमोला ए एडनेले, ठीक है। तो उनका नाम यहाँ पर आपको दिया होगा, एडेमोला ए एडनेले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 3 साल की फील्ड स्टडी की है, ओवर 300 स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, ऑन अडॉप्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने फाइबर फीड फूड करके F3 फ्रेमवर्क दिया, जिस वजह से इनके रिफॉर्म्स जो हैं या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं विद इन 30 कंट्रीज अडॉप्ट किए गए, ठीक है। सो इसी वजह से इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। अब दूसरी चीज आती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस, ठीक है। तो फार्मर्स को लेकर यहाँ पे पीएम मोदी ने बोला है कि हम फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सरकार जो है दे आर ट्राइंग कि हम खुद का अस्तित्व रखते हुए, या मतलब हम अपने आप का इतना इंटरेस्ट ना रखते हुए फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड यूएस जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या नेगोशिएशन करना चाहता है बेसिकली विद द डेयरी सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, डेयरी सेक्टर एंड फॉर एक्सप्लोरिंग प्रोड्यूस, जिसमें सोयाबीन, कॉर्न, आलमंड्स एंड एप्पल्स होते हैं, ठीक है। एंड अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ना, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज पहले आई थी, शायद वो मैंने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि यूपीएससी रेलेवेंट नहीं थी, बट उसी की स्टेटमेंट एक इन्वॉल्व की गई है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक अम्ब्रेला बॉडी है, या एक तरह से ट्रेड यूनियन लगा सकते हो फॉर फार्मर्स है। उन्होंने बोला था कि जो भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, सिंस पहले हमारे यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें बहुत सारे कहते हैं कि लूप होल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट अब जो यूएसए के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इसको पहले पास कराया जाए, कि उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी हो, क्या उसके लूप होल्स पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने ये टेबल किया कि नेगोशिएशन पार्लियामेंट में उसके ऊपर हो, एग्रीमेंट सहमति उसके ऊपर बने, ठीक है। सो अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सर्टन अपनी स्पीच में चीजें बताई हैं। सबसे पहले कि भारत रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। सेकंड, भारत इज सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तीसरा, उन्होंने बोला कि भारत ऑल्सो इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। लास्ट ईयर भारत ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उन्होंने बोला कि हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ऑयल सीड्स। एंड ये चीज उन्होंने बोली कि जो प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट है वो भी अब रिकॉर्ड लेवल से आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। सो न्यूज आपकी सिर्फ और सिर्फ यही चीज कह रही थी। कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूएसए के साथ होना है, उसके साथ है, रिगार्डिंग है। एंड अगर सोर्स की बात करूं तो द हिंदू, तो आज जितनी भी न्यूज है अगेन वो द हिंदू से ही ली गई है। सो अब इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं। किसानों की बात हो रही है, किसानों से रिलेटेड स्कीम्स को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है कि द पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड्स द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 12,000 रुपीज एनुअली। दूसरी चीज, 1 out of every 4 beneficiaries under PM Kisan is a woman farmer. Which of the statements above is or are correct? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाली जो स्कीम है हमारे पास, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी लास्ट वीक संडे को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इन डिटेल आप वो भी देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगी कि आंसर इसका क्या है। तो जिसने वीडियो सुनी थी उसको पता होगा, जनरली पढ़ा होगा, उसको आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनको 6,000 रुपए एनुअली दिए जाएंगे अंडर 3 इंस्टॉलमेंट्स। एंड इससे क्या होगा कि उनको जो इनपुट कॉस्ट में छोटा मोटा खर्चा है जिसके लिए वो अब किसके पास, मिडिलमैन के पास जाते हैं, वो हट जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात हो रही है तो 6,000 रुपीज आर इनफ, क्योंकि उनके पास जो लैंड साइज यहाँ पर बताया गया है कि 2 हेक्टेयर से अगर कम होगा, एंड वो रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को पोर्टल पे विद रिस्पेक्ट टू पीएम किसान जो बनाया गया है, ठीक है। उसी पोर्टल के रिगार्डिंग अगर वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो ये 6,000 रुपए थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर उनके पास आ जाएगा।
ठीक है। एंड आउट ऑफ एवरी 4 बेनिफिशरीज, एवरी सिंगल बेनिफिशरीज मतलब 4 में से एक बेनिफिशरी जो है वो महिला किसान यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है 1 आउट ऑफ 4 बेनिफिशरीज इज अ वुमन फार्मर। एंड पोर्टल्स की जब हम बात कर रहे हैं, UIDAI, PFMS, NPCI एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इनकी इंटीग्रेशन की गई है एंड अकॉर्डिंगली जो रजिस्टर्स हैं वो मेंटेन किए गए हैं। एंड AI का यूज जो है इसके अंदर वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस है, ठीक है, या मल्टीलिंगुअल अप्रोच को यहाँ पर लिया जा रहा है फार्मर्स को एडुकेट करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। तो मोर देन 85% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि बेनिफिशरीज हैं अंडर द स्कीम, उन्होंने रजिस्टर भी कराया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे को अब कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, कौन सी ये स्कीम है, ठीक है, मुझे जल्दी से बताना। देन लोकसभा पासिस मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल अमिड दिन मतलब बीच में विवाद चल रहा था, बट उसके बाद भी अप्रोप्रिएशन बिल मणिपुर का हो चुका है। और हमें पता है कि यहाँ पे मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, जिसको फर्दर जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया था फॉर 6 मंथ्स। ये चीज भी हमने पहले डिस्कस की थी, इसका कॉन्टेक्स्ट वहीं से आ रहा है। तो अब उनका बजट भी पास करना है। बजट पास करने का एक स्टेप होता है हमारे पास अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल के हिसाब से वो पास हो गया। ठीक है, सो अब एडिशनल यहाँ पे सेंटर ने एलोकेट किए हैं 2898 करोड़ रुपीस एंड बेसिक यहाँ पे बजट जो है वो 1667 करोड़ का था फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 1231 करोड़ फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चीज आपको बस यहाँ पे जाननी है। एंड मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल 2025 एंड मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2025 ये वॉइस वोट के अकॉर्डिंगली पास किया गया है। वॉइस वोट क्या होता है? अब हमारे पास जब स्पीकर जो है लोकसभा का, सिंस ये मनी बिल है अब, है ना, तो लोकसभा में ही होगा ओरिजिनेट। तो वॉइस बिल क्या होता है कि वॉइस वोट क्या होता है कि जब आपसे स्पीकर ये पूछते हैं कि दोज इन फेवर से आए एंड दोज नॉट इन फेवर से नो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वॉइस किसकी ज्यादा है या किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर डिसाइड कर पाते हैं इजिली तो वॉइस वोट होता है। अदरवाइज जो बाद में मैनुअल वोटिंग होती है अगर यहाँ पे डिसीजन नहीं होता हमारे पास। तो इसका अब सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज द फॉलोइंग इनटू द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये आपका जो बजट होता है ना, कोई भी बजट हो, एनुअल बजट हो या जो स्टेट का कोई बजट होता है, उसके अंदर फर्दर हमारे पास एक वो होती है प्रोसेस होता है ना। तो इस प्रोसेस को जनरली हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसको आपको ऑर्डर में यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस फॉर स्टैंडिंग कमिटीज, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, सो इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पर मेंशन करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, 3142। 3 क्या होता है कि सबसे पहले अब चलो ऑर्डर ही देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो स्पीच देते हैं बजट की, बताते हैं क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ों में इंक्रीज होगा, क्या राइज होगा, या कितना हमारे पास इनकम आई है, कितना हम आगे का प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है एक बार कि क्या चीज़ों को यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद जो एडजर्नमेंट हो जाती है यहाँ पे पार्लियामेंट की। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज में हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्पेसिफिकली वो ही स्क्रूटनाइज करते हैं कि एक्चुअली में जो ये सारी बिल में दी गई चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे वो बिल ही है, तब तक वो नहीं बनता हमारा इनकम टैक्स का पार्ट या वो हमारा बजट का पार्ट तब तक नहीं बनता जब तक पास नहीं किया जाता पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। सो अब एडजर्नमेंट के बाद उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर क्या चेंजेस करने की बात होती है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्कशन की जाती है और बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो कि ये स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर देती है। ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है कि ग्रांट्स कितनी देनी है। ठीक है, डिमांड इन ग्रांट्स एक्चुअली में होनी कितनी है, कि होनी कितनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जो चेंजेस हैं एक तरह से आप कह सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है कि जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं कि उसके ऊपर भी अब कोई मान रहा है नहीं मान रहा है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है एंड फिर फाइनेंस बिल पास होने के बाद फाइनली ये अब हमारा जो बजट है वो पास मान लिया जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमारा ये प्रोसेस चलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स ओवर द कॉज ऑफ उत्तरकाशी फ्लड फ्लैश फ्लड। ठीक है, सो अब ये ना जो इमेजेस हैं इसको ध्यान से देखना। जो कार्टोसैट है हमारे पास, दैट इज कार्टोसैट 25 यहाँ पे मेंशन किया होगा। ये सैटेलाइट जो है इसने इमेजेस यहाँ पर कैप्चर किए हैं, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन्होंने बोला कि उत्तरकाशी के फ्लड्स, अभी रिसेंट वाले फ्लड्स नहीं, लास्ट ईयर के फ्लड्स की बात हो रही है, कि जो फ्लड्स हैं या अभी भी जो रेनफॉल हमारे पास हो रही है ना, उसके अंदर जो है बहुत सारे लूपहोल्स चीज़ों में निकल के आए हैं। पहली चीज तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोली कि अगर कोई भी तरह का आप कह सकते हो क्लाउड या रेनफॉल हैवी होने वाली होती तो IMD पक्का ही पक्का हमें इन्फॉर्म कर देता, क्योंकि उनके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत सारे टूल्स, जिनमें से एक डॉपलर वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास डॉपलर वेदर रडार अवेलेबल है।
ठीक है। बट चलो इस चीज को भी मान लेते हैं कि हिमालयन रीजन में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम कवर नहीं कर रहे हैं रडार के थ्रू, वेदर फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, या हमारे पास वहां पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी अवेलेबल नहीं है जो कि आर्ली डाटा हमें रेनफॉल या टेम्परेचर या विंड का प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बट अब उन्होंने बोला कि जो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए उसके पीछे एक चीज समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि एक तो रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, मान लेते हैं हम रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई है, बट ये किसी भी तरह का, आप मानो या ना मानो, किसी तरह का क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ होता तो एकदम से सडनली डाउनपोर आता है और उसके पीछे हमें रीजन पता लग जाता कि एक क्लाउड बर्स्ट का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चीज कभी हुई ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चलो एक IMD ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ग्राउंड पे जाकर और रियलिटी जब चेक करते हैं, या इवन के जो ऑफिसर्स जब ग्राउंड वर्क करते हैं उस टाइम पे भी कहीं पे भी नहीं नजर आया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, उन्होंने यही बोला कि हो सकता है हमारे पास जो ग्लेशियल लेक्स हैं उनमें से कोई एक ग्लेशियल लेक, उसके अंदर रेनफॉल आई हो सडनली, एंड वो ग्लेशियल लेक फटकर लैंडस्लाइड की तौर पे एकदम से हमारे पास फ्लैश फ्लड्स ले आई, बट यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने यही चीज हमें बोली कि जो हमारे पास डॉपलर वेदर रडार है वो हमें इमेजिंग प्रोवाइड करता है, एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो आर्ली डेटा प्रोवाइड करता है टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी का। ठीक है, बट जो डेटा आ रहा है AWS से वो पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता, तो इजीली हम इस चीज को मेकआउट भी नहीं कर सकते कि अंदर की बात एक्चुअली में क्या जा रही है। एंड रेनफॉल डाटा IMD का जो है वो 8 से 24 घंटे की रेनफॉल को ही डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ उतना ही डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमें बताना कि किस तरीके से रेनफॉल होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब सपोज कीजिए कि IMD की नोटिफिकेशन आ गई आपके पास कि नेक्स्ट 2 से 3 घंटे के बीच में या नेक्स्ट 24 आवर्स के डेटा के अकॉर्डिंगली 30 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल होने वाली है, कि वो रेनफॉल अब स्प्रेड होकर आएगी, एकदम से डाउनपोर होगा, क्या है क्या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि अब जो IMD का डेटा है, उन्होंने बोला कि रेनफॉल डेटा ने ये शो किया कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी ओवर द प्रीवियस 24 आवर्स जो हुई है, एंड नरेंद्र नगर में जो कि गढ़वाल तहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है 17 सेंटीमीटर, ऋषिकेश के अंदर 14 सेंटीमीटर, जौलीग्रांट देहरादून 13 सेंटीमीटर, एंड कोटद्वारा गढ़वाल 12 सेंटीमीटर। बट ये सिग्निफिकेंट रेन है, बट वेदर जो फोरकास्ट है वो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओवर शॉर्ट ड्यूरेशन या एवरेज ओवर अ डे नहीं बताता है कि कितनी ज्यादा बारिश एकदम से आएगी या कम आएगी या स्प्रेड होगी पूरे दिन में, वो चीज की इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है, पुख्ता कोई यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक्स है वो हमें कुछ आंसर्स इसका दे सकती हैं। ठीक है, बट वो भी एक एब्सोल्यूट आंसर आपको नहीं दे सकती। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक तरह से ड्रॉबैक्स बताए गए हैं उन रीजन्स के जहां पर हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा अवेलेबल या डेटा को सेंस करने की मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कि हमें अब और ज्यादा जो है वेदर स्टेशंस को लगाना चाहिए, डॉपलर वेदर रडार्स जो है उनको यहाँ पर और ज्यादा इंस्टॉल करना चाहिए, है ना। तो ये कमी एक तरह से नजर आ रही है। NDMA का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपस में कोलैबोरेशन को करना बेटर जरूरी है। IMD का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है जनरली आपका अब साइंस एंड टेक से ही आएगा। देखिए सवाल जो है, न्यूज हमने कुछ और डिस्कस की, सवाल उससे जुड़ा जो है अब कुछ और आएगा। ठीक है, द डॉपलर वेदर रडार यूजेस KA बैंड टू डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा। ठीक है, सेकंड, व्हेन अ लाइट सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर इट इज कॉल्ड रेडशिफ्ट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये मैं टाइम एंड अगेन बैंड्स की बात आपसे पूछ चुकी हूं। ठीक है, जो हमारे पास डॉपलर वेदर रडार है जो कि रडार को सेंस करती है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, एंड उसी के लिए हमारे पास ये रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट की हम बात करते हैं, जिसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। नाम ही उसका डॉपलर वेदर रडार है, तो डॉपलर का एक बेसिक सा मतलब ये होता है, जैसे हम सोनार नहीं पढ़ते थे शिप्स के अंदर, कि वो भी फ्रीक्वेंसी छोड़ती थी एंड उसी के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड कर सकते थे कि कितने टाइम में वो हमारे पास रिस्पॉन्स वापस कर रही है, एंड डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंगली हम मेजर करते थे, है ना। अभी डॉपलर वेदर रडार थोड़ी सी यहाँ पर अलग है, बट ऑलमोस्ट सेम चीज है कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे काम करती है, कि कितनी दूरी पे हमारे पास जो सिग्नल्स है किस तरीके से आ रहे हैं, एंड रेनफॉल या विंड या ह्यूमिडिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं ये उसको ऑब्जर्व करती है। जितना पास है मतलब उसके आसपास वाले रीजन में जहां पे वो इंस्टॉल हुई है, अकॉर्डिंगली वो डिस्टेंस मेजर करके बता देती है कि ये वाली जगह पे यहाँ पे हो सकता है इतना टाइम पे इतनी बारिश आए। ठीक है, सो अब उसी के अकॉर्डिंगली मेजर करती है। तो ये के बैंड को नहीं, एक्स बैंड के थ्रू इंस्टॉल की जाती है। एक्स बैंड जो है स्पेसिफिकली इसके लिए यूज किया जाता है। अब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्स बैंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी
क्या होती है, कितने ये फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। तो मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, तो अब आपको ये बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूज में आ रहा है, हो सकता है आपको सवाल पूछ लिया जाए, बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहा है। सेकेंड कि एक लाइट सोर्स जो है, जब वो टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर आता है, उसको हम रेड शिफ्ट नहीं, हम उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि सपोज ये एक व्हीकल है, ये दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अब ये व्हीकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है व्हीकल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो सामने वाला व्यक्ति है उसको जो आवाज है वो ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। आवाज ज्यादा सुनाई देगी यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। एंड अगर हम वेवलेंथ की यहां पर बात करते हैं, वेवलेंथ जो है वो जनरली थोड़ी सी छोटी बनेगी। तो एरिया क्योंकि उसको कम यहां पर कैप्चर करना है, तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा बनेगी, ठीक है। हम ये पढ़ते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ जो है अकॉर्डिंगली कम बनेगी, ठीक है। वेवलेंथ का जो वो है अपना डिस्टेंस है वो कम कवर करेगी, वेवलेंथ ज्यादा, आप कह सकते हो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली या हाइट जो है उसकी ज्यादा बनेगी। देन हमारे पास अब जो डॉपलर इफेक्ट में लो फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रहे हैं कि दूर से जब कोई आवाज आ रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ जा रहा होता है, अकॉर्डिंगली हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी बनेगी। एंड डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, जब हमारे पास हाइट है अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं, है ना, हाइट जो है वेव्स की वो छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। इन शॉर्ट कि अगर आपका क्लोज डिस्टेंस है, ठीक है, तो अब ए यहां पे है, बी यहां पर है, क्लोज डिस्टेंस के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर कुछ मूव कर रहा है, सो क्लोज डिस्टेंस में उसको एरिया जो है वो कम कवर करना है, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेंस उतनी ही आप कह सकते हो कि ज्यादा आएगी। तो हमारे पास वेवलेंथ का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा क्योंकि उसको डिस्टेंस कवर करना है कम। अब उसी से उल्टा सिचुएशन देख लो, जब हमारे पास फार अवे डिस्टेंसेज होते हैं, ठीक है। अब इस साइड को हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, या सपोज इस साइड को जो है व्हीकल हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। सो अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी जाएगी, यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको एरिया से ज्यादा कवर करना है, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है उसका साइज छोटा होगा एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंगली हम ये चीजें देखते हैं कि वेवलेंथ का साइज यहाँ पर बड़ा होगा, डिस्टेंस कम कम यहाँ पर देखना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लू शिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिस्टेंस जब कम होता है उसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो हम उसको रेड शिफ्ट बोल देते हैं। ये डॉपलर इंपैक्ट है, इसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो डॉपलर रडार है वो काम करती है। देन ग्रेट बैरियर रीफ रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट एनुअल कोरल लॉस इन 4 डेकेड्स। देन अब यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, कोरल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। वर्स्ट कोरल लॉस जो है 40 ईयर्स में हुआ है, 2024 के अंदर ब्लीचिंग हुई है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, हीट स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि ज़ूज़ैंथले को एक्सपेल कर देता है कोरल, ठीक है। तो अब ये टेम्पररी है या परमानेंट है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 14 to 30% अक्रॉस द रीजन डिक्लाइन आया है, एंड एवरेज थैंक्स टू पास्ट ग्रोथ के ये भी बच गए, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये एक नए लेवल ऑफ वोलेटिलिटी दिखाता है, एंड यूनेस्को जो है वो अलर्ट पे है व्हेन इट कम्स टू, सिंस अभी हमारे पास ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यूनेस्को के भी आप कह सकते हो कि कान खड़े हो गए हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग मोर विजिलेंट कि इसको कैसे और बचाया जाए, सिंस हमारे पास अब अगर 40 ईयर्स के अंदर या मैक्सिमम आप कह सकते हो लॉस हुआ है 40 ईयर्स के अंदर, एंड 14 to 30% जो अक्रॉस द रीजन डैमेज हो चुका है कोरल्स के अंदर, उसको वापस से रिप्लेस कैसे किया जा सके। तो सिंस जो मेरे को स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं उनको ये चीज पक्का पता होगी कि मेरा नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल्स पे होने वाला था, ठीक है। सो अब सवाल यही है कि hermatypic corals are soft corals that contributes to formation and maintenance of coral reefs. Second, hard corals have polyps with 8 tentacles. Third statement है soft corals exhibit vibrant colors whereas hard corals exist only in brown and green colors. How many statements is or are correct? इसका करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हर्माटिपिक का एक बेसिक सा मतलब यही होता है कि एक तरह के ये कोरल हैं, क्योंकि अब कोरल्स के अंदर भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल्स के अंदर। अब आपको ये चीज तो पता है कि कोरल्स है वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। अब वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होने की वजह से, अब मुझे चलो बताओ वो एक्सोस्केलेटन होंगे या एंडोस्केलेटन होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब जो कोरल्स हैं वो हार्ड सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, जो कि अब बैरियर रीफ को बनाते हैं। अगर सॉफ्ट होते तो ऑब्वियसली वो एक तरह से प्रॉपर हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। हर्माटिपिक कोरल्स जो हैं एक तरह के हार्ड कोरल्स हैं,
जो कि आप एक तरह से बिल्डर्स मान सकते हो आप ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कोरल वर्ड्स यहाँ पर आ गया, जिस वजह से हमारा जो सेंटेंस है पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। तो एकदम से ध्यान से पढ़ना कि हर्माटिपिक कोरल्स आर सॉफ्ट कोरल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये सॉफ्ट नहीं, हार्ड कोरल्स हैं। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज, हार्ड कोरल्स हैव पॉलिप्स विद 8 टेंटिकल्स। 8 नहीं, यहाँ पर 6 टेंटिकल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली जो सॉफ्ट कोरल्स हैं दे एग्जिबिट वाइब्रेंट कलर्स, वेयरएज हार्ड कोरल्स एग्जिस्ट ओनली इन ब्राउन और ग्रीन कलर्स। इसके पीछे का रीजन क्या है हमारे पास? सिंस जो हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हार्ड कोरल्स होते हैं ना वो सिंस अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं किसके साथ? ज़ूज़ैंथले के साथ। ठीक है, तो अब सिंस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो कलर है वो हार्ड कोरल्स का वो सिर्फ ग्रीन और ब्राउन के बीच में जनरली होता है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट कोरल्स उनका कलर जो है वो रिलेटिवली वाइब्रेंट होता है, क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते ज़ूज़ैंथले के साथ, उनका एक अलग प्रोसेस चलता है। तो आगे न्यूज में कभी कुछ और आएगा तो सॉफ्ट कोरल्स के ऊपर भी प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना पढ़ लो कि धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी यहाँ पर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनल जो ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल, हमें पता लग गया कि बेसिकली क्या होता है। ठीक है, एंड हर्माटिपिक के बारे में आप पढ़ सकते हो। देन ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इज द इंडियन इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस्ड। तो यहां पे ना आपको एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन बोला जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो है इस टाइम पे गोल्डीलॉक्स सिचुएशन के अंदर है। तो उसका बेसिक सा मतलब क्या होता है कि गोल्डीलॉक्स मोमेंट जो है एक रेयर अलाइनमेंट है कि जहां पे मॉडरेट ग्रोथ हो रही है, सबड्यूड इन्फ्लेशन हो रही है एंड सपोर्टिव मॉनेटरी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। बट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बोला कि गोल्डीलॉक्स मोमेंट नहीं है, ये मिनी गोल्डीलॉक्स मोमेंट है कि हम 100% बैलेंस पे कभी नहीं हो सकते। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमी कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो उससे जुड़ा यहाँ पर उन्होंने यही चीज बोली कि मिनी गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में बोल सकते हो कि अगर 50% हम बैलेंस लेकर चल रहे हैं, 50-50 मतलब इक्विलिब्रियम लेकर चल रहे हैं, तो 25-75 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मिनी यहाँ पर हमारे पास वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो अब ये न्यूज है ना आप इन डिटेल खुद पढ़ोगे, बेसिक्स में आपको बता दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या कवर किए गए हैं। पहला उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको हमारा सीपीआई रेट का। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर का जितना भी हमारे पास कंजम्पशन की बात की जाती है। ठीक है, सीपीआई के बेसिस पे उन्होंने डेटा हमें दिया। सीपीआई रेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम से अब जो हम रिसेंटली इसका कॉन्टेक्स्ट आप इस तरीके से डिराइव करो, जब हमने कहा था कि सीपीआई जो है वो कम हो गया क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो डिमांड नहीं कर रहे सेम तरह के गुड्स की, हमने ये चीज पहले डिस्कस की थी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली अभी उन्होंने यही बोला कि लास्ट ईयर तक तो हमारा सीपीआई बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो अब जो है कंज्यूमर ऐसा क्या हो गया सडनली कि उसने यहाँ पर खाने के ऊपर खर्चना ही बंद कर दिया। यानी कि वो अपने आप ही उन्होंने चार्ट 1 का रेफरेंस देते हुए ये चीज बोली कि जो हमारे पास सीपीआई है वो इनिशियली बहुत ज्यादा हाई था, बट एकदम से सडनली इतना ज्यादा कम कैसे हो गया। इसके पीछे भी सिचुएशन होनी चाहिए ना कि एक साल के अंदर अंदर तो कुछ ऐसे बॉम्ब नहीं फूट गया है, कुछ नई चीज तो आनी गई है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी तो आई नहीं गई कि इंसान बिना खाए भी सर्वाइव कर सकता है। कि कंज्यूमर जो है वो सीपीआई के बेसिस पे अगर हम डेटा देखें वो अपने आप में बहुत ज्यादा डाइसी नजर आता है। डाइसी भी क्या, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। साथ में उन्होंने यही बोला कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं या जो सीपीआई का जब हम डेटा लेते हैं ना वो रॉ डेटा या कोर इन्फ्लेशन के बेसिस पे हमें लेना चाहिए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, कोर इन्फ्लेशन के बेसिस पे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक्चुअल में नंबर्स मिलकर आते हैं कि प्रेफरेंसेस क्या है कंज्यूमर्स की। ठीक है, तो उसको यहाँ पर देखें, ना कि ऐसे कोई गुड्स जो कि अब टेम्पररी कंज्यूमर चाहता है कंज्यूम करना या नहीं, जो अब कंज्यूम करेगा ही करेगा, उसके तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें। दूसरा उन्होंने चार्ट यहाँ पे दिया सैलरी इंक्रीजेस वर्सेज रियल वेज ग्रोथ का। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रोथ परसेंटेज है वो हमें नजर आ रही है, वो ब्लू में है, एंड रेड में उन्होंने बोला कि सैलरी इंक्रीमेंट कितनी ओवर द ईयर्स हुई है। तो उन्होंने यही चीज यहाँ पर स्पेसिफाई की कि कोविड वाला ईयर छोड़ दो, यहाँ पर नेगेटिव दी गई है ग्रोथ, उसको छोड़ के बाकी ईयर्स को अगर आप कंसिडर करो कि रिलेटिवली जितनी हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ परसेंटेज है वो भी तो मैटर कर रही है ना। तो एज अ रिजल्ट जो डिस्पोजेबल इनकम एक व्यक्ति के पास रह जाएगी, मतलब टैक्स वगैरह सब खर्चा करने के बाद, ठीक है, जो डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर रह जाती है वो भी अब उसके ऊपर भी उसको सामान तो खरीदना ही है ना, वो चीज़ भी अगर एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर तो उसके पास तो खुद से जो बाद में सेविंग्स बचेंगी जो कि या तो वो इन्वेस्ट करेगा या वो अपने पास रखेगा, वो उसकी मर्जी है, वो भी उतने खुले तरीके से वो खर्चा नहीं कर सकता। रॉ जो मैं आपको लैंग्वेज बता रही हूँ
कि इतना अगर आपकी 100% ग्रोथ रेट हुई है एंड सैलरी जो है ऑटोमेटिकली आप लगा लीजिए कि 80% अगर हुई है, ठीक है। सो 80 में से जो 20 है वही तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम आई, क्योंकि हम इन्फ्लेशन या ग्रोथ को या सब कुछ देखते हुए 20% ही तो उसकी सेविंग हुई, तो उस 20% में वो अपने लिए क्या खरीदेगा, ठीक है। या आप कह सकते हो उस 20% के अंदर वो सेविंग करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये भी वो बोल रहे हैं कि ये तो नहीं बता रहा कि गोल्डीलॉक्स मोमेंट हमारा चल रहा है। तीसरा उन्होंने चार्ट यहाँ पे जिनी कोएफिशिएंट ऑन टैक्सेबल इनकम की बात की। तो जिनी कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से हमें क्या बताता है कि कितनी ज्यादा इक्वालिटी या इनइक्वालिटी हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर अभी है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो बताते हैं ना, 0 के पास जितना हमारा जिनी कोएफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास इक्वालिटी होगी, एंड 1 के जितना पास में होगा उतनी इनइक्वालिटी होगी। तो हमें डेटा यही चीज बता रहा है कि ये तो बिल्कुल मिडिल पाथ चूज कर रहा है कि तो हमारे पास 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो अराउंड 0.5 के बीच में यहाँ पर वो रिलेट कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है हमारा जिनी कोएफिशिएंसी। तो एक तरह से तो गोल्डीलॉक्स मूवमेंट यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्टली बैलेंस तो नहीं है, तो वो 1/4 वाली सिचुएशन जरूर है कि मिनी गोल्डीलॉक्स सिचुएशन या मूवमेंट जरूर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज को डेटा को स्पेसिफाई किया। चौथी चीज उन्होंने बोली कि फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर टर्म दी गई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हम क्या करते हैं, ग्रांट्स जो हम दे रहे हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है फॉर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसको इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। बाकी जो खर्चा सरकार कर रही है उसके अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है प्राइमरी डेफिसिट, उसको भी हम देख रहे हैं कि सरकार जो है इंटरेस्ट वाले पेमेंट को इंक्लूड नहीं कर रही जो उसके पास आया एज अ रेवेन्यू ऑल्सो, है ना, या जो इंटरेस्ट वाली चीज या मैन्युफैक्चरिंग में उसने जो इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें दी गई हैं उसको भी नहीं, उसके अलावा नॉन इंटरेस्ट आइटम्स पे इन शॉर्ट सरकार जितना भी पैसा खर्च रही है वो सारी चीजें हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट में आती हैं। कि जो हमारा डेफिसिट है वो टाइम एंड अगेन अगर हम देख रहे हैं चलो कम भी हो रहा है, बट हमारा ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4 यहाँ पर क्यों है, ये इतना ज्यादा गैप एग्जिस्ट क्यों कर रहा है कि सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो भी तो खर्च कर रही है कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाने के नाम पे। तो उन्होंने बोला कि डेफिसिट इतना ज्यादा अगर हमारा चल रहा है अभी, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास जो बोरोइंग्स की लिमिट है दैट इज 60% एज पर द FRBM एक्ट, ठीक है। तो वो 60% का जो अब रेशो है या 60% आपको दिया गया है उस चीज के ऊपर यहाँ पर एक्सीड करके आप 81% तक बोरोइंग्स ले चुके हो, तो इसको वापस कैसे करोगे जब डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो बोरोइंग सरकार ने ले रखी है बहुत ज्यादा 81%, जो कि 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे इसको अब भरपाई कैसे करोगे, तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि हम भी डेट में चले जाएं, है ना, जो कि ऑलरेडी अभी डेट है वो और ज्यादा डेट लूप में हम फंस जाएं। उन्होंने बोला टाइम एंड अगेन आपको अपनी पॉलिसीज को रीअसेस करना पड़ेगा, ताकि आप जो लोगों को यहाँ पर बता रहे हो कि परफेक्टली बैलेंस सिचुएशन है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, कि जस्ट बिकॉज आप वो चीज को शो कर रहे हो इस तरीके से कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट एटलीस्ट एट द बैक आपको ये चीजें पता है कि क्या सच्चाई है। सो आप उस तरीके से यहाँ पर काम करना शुरू करो कि लोगों को यहाँ पे बताने से बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं या क्रिटिक हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, तो बट आप एक्चुअली में गोल्डीलॉक्स मूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए कि इतनी ज्यादा यहाँ पर लेंडिंग जो है हमें लेने की जरूरत या बोरोइंग्स हमें इतनी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि रियल वेजेस जो है वो स्टैग्नेट हो जाती है राइजिंग कॉस्ट को लेकर, कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है आजकल के टाइम में। कॉस्ट जो है या आप कह सकते हो सिंस हमारा जो सेक्टर है व्हेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर ऑल्सो, है ना, कि सर्विस सेक्टर में आपको पता है कि पे रेज इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो बढ़ जाती है। बट ओवरऑल यहाँ पर हम ग्रोथ में जब कैप्चर करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैप्चर करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यहाँ पर इतनी ज्यादा अभी तक टैक्सेशन को लेकर भी या इवन जब हम लॉज की बात करते हैं इतना एग्जिस्ट नहीं करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेसिस पे आप अपनी ग्रोथ को बताते जा रहे हो, है ना। सो अब इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि वेज की स्टैग्नेशन तो यहाँ पर हो ही चुकी है, बट इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ रहा है। वो सारी चीजें हमें गोल्डीलॉक्स मूवमेंट कैसे हो सकती है कि जस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट या सरकार पैसा ज्यादा खर्च कर रही है ग्रोथ दिखाने के लिए डज नॉट मीन कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या एक्चुअली में हमारा जो कुछ एसेट की क्रिएशन यहाँ पे हुई है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर न्यूज में बताई कि सिंस एक व्यक्ति जब उसको फिस्कल कंस्ट्रेंट्स या पैसे का कंस्ट्रेंट जब तक रहेगा बट इकोनॉमी ग्रो भी करती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो वो हमारा सोशलिज्म का या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बनता है। आपको ये चीज यहाँ पे न्यूज में बताई गई डिटेल में, बाकी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सवाल देखते हैं। द जिनी कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ पॉपुलेशन। सेकंड, the value होगा ये, the value 0 in Gini coefficient indicates perfect inequality. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए,
कि जिनी कोएफिशिएंट का बेसिक सा आइडिया क्या होता है कि इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉपुलेशन के अंदर जो कि कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है, यानी कि इनइक्वालिटी बताता है वो, या इक्वालिटी कितनी ज्यादा एग्जिस्ट करता है। 0 से 1 के स्केल के बीच में है। एंड आइडिया इसका कहां से आया, लॉरेंस कर्व से आया। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी मोटा मोटा जल्दी से, कि वैल्यू जो है इसकी 0 अगर होती है उतनी ही ज्यादा हमारे पास इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब वो क्यों ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे बोलेगी, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात यहाँ पर समझो। सबसे पहले आप चलो लॉरेंस कर्व की बात समझते हैं। इनकम कितनी ज्यादा, या क्यूमुलेटिवली पूरे कंट्री के अंदर, सपोज इंडिया की बात कर लेते हैं लॉरेंस कर्व को लेकर, इंडिया में टोटल इनकम कितनी ज्यादा, या टोटल इनकम हमारे जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहे हैं उसका एक टोटल या सम लगा लीजिए, ये दिया गया आपको। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि लोगों के अंदर सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए की टोटल हमारी इनकम हुई है, ठीक है, एंड 10 लोगों ने वो कमाई है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 लोगों ने इक्वली 1 करोड़ रुपए कमाया है, ठीक है। यहां पे हम कंपेयर करते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, ठीक है, अगर एग्रीगेट सब के तरीके से देखें या पूरे इंडिया के तरीके पे देखें तो हमने उनको डिवाइड कर लिया सेक्टर्स के बीच में, है ना। तो अब ये ही 10 लोगों ने सपोज कीजिए इस सिचुएशन के अंदर 1 करोड़ में से कितना योगदान दिया, उस चीज को यहां पर हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप बोलेंगे 45 डिग्री को हम लाइन ऑफ इक्वालिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण भी यही है कि जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, सिंस ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, चाहे इस एरिया को ले लो चाहे इस एरिया को ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो इक्वालिटी है, या आप कह सकते हो कि जो रेशियो आएगा कि क्यूमुलेटिवली हाईएस्ट से लोएस्ट इनकम वाले और जो क्यूमुलेटिव शेयर है उसमें, जैसे सपोज कीजिए कि 10 करोड़ रुपए 10 बंदों ने, अगर 1 करोड़ रुपए 10 बंदों ने अगर इक्वली यहां पर कमाए हैं, ठीक है, कि 1 करोड़ को आप 10 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दो तो ये वाली लाइन हमारे पास बन के आएगी जिसको हम लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे होगी। बट सिंस अब हमें पता है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि हर एक व्यक्ति का स्किल सेट भी अगर डिफरेंट है, तो ये 1 करोड़ जो है वो 10 लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता उनकी इनकम के बेसिस पे। कुछ व्यक्ति उसमें से 50,000 रुपए कमाएगा, कुछ 1 लाख कमा रहा है, कुछ 2 लाख कमा रहा है, कुछ उसमें से 8 करोड़ भी कमा सकता है ना। तो टाइम एंड अगेन ये जो हमारे पास कर्व बन के उसी हिसाब से आ जाता है। तो इसके बीच में जितना भी गैप आता है इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। सेम ही चीज यहां पर रेप्लिकेट कर दी गई, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कि जब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हमारा, कि एक्चुअली में हमारा जो जीनी कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो लॉरेंस कर्व का ही एक तरह से आप कह सकते हो परफेक्टली कॉपी की गई है। बस यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दी गई है, परसेंटेज ऑफ इनकम दी गई है, एंड कितने ज्यादा लोग यहाँ पर इनइक्वल तरीके से कमा रहे हैं हमने सेक्टर्स में उनको डिवाइड कर दिया। तो ये परफेक्टली इक्वल लाइन से जितना भी ये गैप रहेगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि एज पर द डेटा जो कि 2024 का हमें लास्ट दिया गया है, 2024 या 2023 का डेटा लास्ट दिया गया है, 0.462 हमारे पास ये जीनी कोएफिशिएंट में ये डेटा या ये गैप निकल के आ रहा है, यानी कि इतनी इनइक्वालिटी अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क तो क्या ही है कि आपको पता होना चाहिए थूथकुडी एक सॉल्ट कैपिटल है, जगह है ऑफ तमिलनाडु, एंड इनकी इनंडेशन की जब हम बात करें यहाँ पे मतलब पानी भर गया इन सॉल्ट पैंस के अंदर, तो प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, या इस बार जो सॉल्ट की प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकती है, ठीक है। तो 25 लाख टन्स जो टारगेट उन्होंने एनुअल प्रोडक्शन का रखा था वो हैम्पर हो सकता है इस बार, एंड 25,000 एकर्स के ऊपर या ज्यादा ये स्प्रेड करता है ये एरिया जो सॉल्ट पैंस है हमारे पास थूथकुडी का, ठीक है, ये थूथकुडी या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं, जो कि तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जिस अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर दिया जाए या प्री में ऐसे सवाल पूछ लिया जाए या मेंस में अगर आपको कुछ इसका कोट करना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो यूपीएससी का गिवन ऑनगोइंग कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।